हेलो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। देखो पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे बायो इनऑर्गेनिक की। तो बायो इनऑर्गेनिक में हम मेटलो एंजाइम्स की बात कर रहे थे। तो पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे बायो इनऑर्गेनिक की। ठीक है, तो बायो इनऑर्गेनिक के अंदर हम हीमोग्लोबिन पढ़ लिया था, मायोग्लोबिन पढ़ लिया था, हिमरेथिन पढ़ लिया था, हेमोसाइनिन। ठीक है, और उसके बाद हमने स्टार्ट कर दिया था मेटलो एंजाइम्स। ठीक है, तो मेटलो एंजाइम्स की बात कर रहे थे। तो मेटलो एंजाइम्स में हमने 4-5 मेटलो एंजाइम्स पढ़ लिए थे। कौन कौन से पढ़े थे? कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। मैंने कहा था कि जो भी मेटलो एंजाइम्स होते हैं उनकी दो ही चीजें आपको ध्यान रखनी है। आपको सबसे पहला दिखता कैसा है, तो उसकी स्ट्रक्चर के बारे में हमें ध्यान देना है। दूसरी चीज उसका फंक्शन क्या होगा, कि फंक्शन वो काम क्या करता है। ठीक है, इन्हीं दो चीजों पर ही फोकस करके चलना है आपको। ठीक है, तो हमने 5 मेटलो एंजाइम्स पढ़ लिए थे। पहला कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम था, तो उसकी बात करते उसमें मैंने कहा था कि ये CO2 का हाइड्रेशन होता है और डिहाइड्रेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, उसके बाद मैंने बात की थी कार्बोक्सी पेप्टिडेज एंजाइम। कार्बोक्सी पेप्टिडेज एंजाइम के अंदर भी मैंने कहा था कि ये क्या करता है, पेप्टाइड बॉन्ड का हाइड्रोलाइसिस करने के काम में आता है। ठीक है, तीसरा था LADH लीवर अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। तो इसमें कहा था मैंने प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन के अंदर कन्वर्ट करता है। ठीक है, फोर्थ मेटल एंजाइम हमने पढ़ा था पर ऑक्सीडेज मेटल एंजाइम। तो इसमें मैंने कहा था कि किसी भी कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था कटलेज मेटल एंजाइम। तो मैंने कहा था कटलेज एंजाइम क्या होता है, पेरोक्सिडेज का ही टेट्रामर होता है। ठीक है, और ये क्या करता है, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन करने के लिए हमें हेल्प करता है और O2 प्लस H2 में फॉर्म कर देता है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था साइटोक्रोम P450। साइटोक्रोम P450 मैंने कहा था ये भी क्या करता है, ऑक्सीडेशन करने का काम आता है। इसमें O2 के साथ रिएक्शन होती है। O2 क्या होता है, पहले डिसोसिएट होता है, डिसोसिएट होने के बाद या तो CH बॉन्ड में क्या हो जाता है, इंसर्ट होता है, या C डबल बॉन्ड C के अंदर इंसर्ट होता है। यहां तक हमने पढ़ लिया था। ठीक है, अब नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट मेटल एंजाइम, 6 मेटल एंजाइम। साइटोक्रोम P450 के बाद है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज मेटल एंजाइम। ठीक है, तो देखो साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज की अगर मैं बात करूं तो साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज होता क्या है, तो मैंने कहा इसके अंदर दो तो आयरन एटम होते हैं और दो कॉपर मेटल होते हैं। दो आयरन एटम होते हैं, दो कॉपर मेटल इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसमें दो आयरन दो कॉपर। एक आयरन का नाम दिया जाता है यहां साइटोक्रोम C, सॉरी साइटोक्रोम A, और दूसरे को बोला जाता है साइटोक्रोम A3। ठीक है, यहां कॉपर भी आपके पास दो होंगे, तो यहां पर भी कॉपर A और दूसरे को कहा जाता है कॉपर B। ठीक है, अब आपसे यहां साइटोक्रोम होगा तो उसके अंदर एक साइटोक्रोम एक आयरन होगा, दो साइटोक्रोम है तो दो आयरन एटम हो गए। यहां एक आयरन और एक कॉपर मिलकर के क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करने के लिए हेल्प करते हैं। एक आयरन और एक कॉपर मिलकर के इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करते हैं, तो यहां से क्या कहेंगे, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक आयरन और एक कॉपर मिलकर के इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करते हैं, और दूसरा आयरन और दूसरा कॉपर मिलकर के क्या करते हैं, रिडक्शन ऑफ O2। O2 का रिडक्शन करते हैं। तो यहां कैसे O2 का रिडक्शन हुआ होगा, O2 का तो मैं कहूंगा यहां से, जो इस बार गेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया था, यहां से साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज से। तो ये रिएक्शन दे रखी थी, यहां कहा था कि ये O2 प्लस यहां 4 प्रोटॉन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स रिएक्शंस करते हैं, और यहां से आपका 2H2O मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। 2H2O मॉलिक्यूल का यहां क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। गेट के एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो कुछ इस टाइप की रिएक्शन दे रखी थी, लिख रखी थी गेट के अंदर कि O2 लिखा था प्लस यहां 4 इलेक्ट्रॉन लिखा था और 8 प्रोटॉन लिख रखा था, और उसकी रिएक्शंस करके यहां 2H2O मॉलिक्यूल लिखा था प्लस यहां 4H प्लस लिखा था। तो देखो यहां 4 प्रोटॉन यूज करते हैं, इधर भी 4 ऐड कर दिया 4 प्रोटॉन, क्योंकि 4 अगर मैं यहां से 4 घटा दे तो 4 बच गया, 4 ऐड करता हूं तभी तो ये 8 होंगे। 4 के अंदर 4 ऐड कर दिया, इधर भी 4 प्रोटॉन ऐड कर दिया, इधर भी 4 प्रोटॉन ऐड कर दिया कंफ्यूज करने के लिए।
तो यहाँ से इधर भी 4 प्रोटॉन ऐड कर दिया, इधर भी, पर ये एक्चुअल में क्या है, वही है साइटोक्रोम V4 ना, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। तो ये गेट के अंदर रिएक्शन लिखी हुई थी, कहा था कि यहाँ कौन सा मेटल एंजाइम यूज होगा मैच ऑफ द फॉलोइंग के अंदर, इस बार गेट के अंदर यही रिएक्शन लिखी हुई थी। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहला देखो क्वेश्चन किस टाइप का बनता है। सबसे पहला कहेगा साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज के अंदर कौन कौन से मेटल आयन प्रेजेंट होते हैं। मनोज कुमार सर, जैम 2020 बायोइनऑर्गेनिक क्वेश्चन बताना। ओके बताएंगे भाई, देखो वो भी बताएंगे, पहले ही पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। लास्ट में याद दिला देना मनोज, बताएंगे वो, ठीक है मनोज, लास्ट में याद दिला देना बायोइनऑर्गेनिक का, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। तो देखो यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है, मैंने कहा कि आपसे ये पूछा जाएगा कि कौन कौन से यहाँ मेटल यूज होते हैं, तो हम कहेंगे यहाँ एक तो आयरन एटम यूज हो गए और कॉपर मेटल, 2 मेटल यूज होंगे। ठीक है, कहेगा कितने आयरन यूज होंगे कितने कॉपर, तो हम कहेंगे 2 आयरन मेटल यूज होते हैं, 2 कॉपर मेटल यूज होंगे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। कहेगा कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कौन कौन से मेटल मिलके करते हैं, क्या दोनों कॉपर मिलके करते हैं, या एक आयरन एक कॉपर मिलके करते हैं, या दोनों आयरन। तो हम क्या कहेंगे, एक आयरन और एक कॉपर मिलकर के इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करते हैं, और दूसरा आयरन और दूसरा मिलकर के क्या करते हैं, रिडक्शन ऑफ O2 का करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आपसे कह सकता है कि बताओ साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज के अंदर यहाँ कितने प्रोटॉन और कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, तो मैं कहूंगा 4 प्रोटॉन और 4 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये हमारा था साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। 7th होता है जिंथेन ऑक्सीडेज एंजाइम। जिंथेन ऑक्सीडेज एंजाइम, मनोज याद दिला देना लास्ट में भाई, वो बायोइनऑर्गेनिक का जो जैम 2020 के अंदर आया था। ठीक है, उसमें मैग्नेटिज्म से और था। अगर आपको बायोइनऑर्गेनिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है बट मैग्नेटिज्म से रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप वो क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे। और अगर मैग्नेटिज्म और बायोइनऑर्गेनिक दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन थी तभी आप उसको सोल्व कर पाओगे। ठीक है, तो देखो जिंथेन ऑक्सीडेज एंजाइम की अगर बात करते हैं, तो जिंथेन ऑक्सीडेज एंजाइम होता क्या है। ये जो जिंथेन होता है, इसका सबसे पहले इसमें मॉलिब्डेनम मेटल यूज होता है, एक 2 Fe2S2 यूनिट यूज होती है। Fe2S2 आगे पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे, जो आयरन सल्फर प्रोटीन ही होती है। ठीक है, और एक FAD यूनिट इसके अंदर प्रेजेंट होती है। FAD होता है फ्लाविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, और वो करता क्या है, जिंथेन को यूरिक एसिड में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो हम यहां से क्या कहेंगे, जिंथेन ऑक्सीडेज एंजाइम ऑक्सीडेज एंजाइम कंसिस्ट ऑफ 1 मोलिब्डेनम 1 MO। इसमें ध्यान रखना है कौन सा मेटल यूज होगा, मोलिब्डेनम, 1 मोलिब्डेनम एंड 2 Fe2S2 यूनिट। Fe2S2 एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम होता है, तो ये ध्यान रखना है। एंड क्या होगा, एक FAD यूनिट। FAD क्या होता है, F का मतलब होता है फ्लाविन, A का मतलब एडेनाइन और D का मतलब डाइन्यूक्लियोटाइड, फ्लाविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो ये होता है। ठीक है, जिंथेन ऑक्सीडेज कंसिस्ट ऑफ 1 मोलिब्डेनम 2 Fe2S2 और 1 FAD यूनिट प्रेजेंट होती है इसके अंदर। ठीक है, और ये काम क्या करता है, ये काम अगर मैं बात करूं तो ये काम करता है, इट ये फंक्शन की बात करूं, इसका फंक्शन की अगर बात करूं तो मैं कहूंगा इट कैटलाइज द ऑक्सीडेशन ऑफ देखो कुछ देर के लिए यहाँ कुछ एरर आ गए थे जिसकी वजह से क्लास बंद करनी पड़ी थी। ठीक है, तो वापिस एक बार सभी अपने रिफ्रेश कर लो। ठीक है, जो बंद जिसका बंद हो गया था सभी का ही बंद हुआ था। ठीक है, किसी पर्टिकुलर किसी का भी एक का भी बंद नहीं हुआ था, सभी का ही बंद हुआ था। कुछ एरर आ गए थे जिसकी वजह से क्लास को बंद करना पड़ा। अब वापिस से हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बार सभी वापिस कनेक्ट हो जाओ भाई। ठीक है,
एक बार वापस कनेक्ट हो जाओ फटाफट। ठीक है, तो देखो यहां हम बात कर रहे थे देखो यहां हम बात कर रहे थे किसकी, जिंथेन ऑक्सीडाइज एंजाइम। तो मैंने कहा था जिंथेन ऑक्सीडाइज एंजाइम के अंदर क्या होता है, मोलिब्लेडनम मेटल प्रेजेंट होता है, और मोलिब्लेडनम अगर मेटल होगा तो यहाँ उसके साथ क्या होता है 2Fe2S2 यूनिट भी यूज की जाएगी जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने का काम करेगा, और एक FAD यूनिट यूज की जाएगी जो क्या करेगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल को चेंज करने का काम करेगा प्रोटीन चेन के अंदर। ठीक है, ये काम क्या करता है, ये काम करता है ऑक्सीडेशन करता है जिंथेन का, किसके अंदर, यूरिक एसिड में कन्वर्ट करता है। तो हम क्या कहेंगे, इसका जो फंक्शन होता है, फंक्शन जो होगा तो हम कहेंगे इट catalyze the oxidation of यूरिक एसिड, किसके अंदर करते हैं, जिंथेन टू यूरिक एसिड, जिंथेन टू यूरिक एसिड के अंदर, जिंथेन से यूरिक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है। तो जिंथेन होता क्या है, तो ये मेरा जिंथेन होता है, इसको बोला जाता है जिंथेन। ये होता है जिंथेन, इसको बोला जाता है जिंथेन। ठीक है, और जिंथेन को किसके अंदर कन्वर्ट किया जाता है, यूरिक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन करते हैं किसकी प्रेजेंस में, मोलिब्डेनम Fe2S2 और FAD यूनिट के साथ। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन होगा तो हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन को क्या कहते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन कहते हैं। रिडक्शन किसको कहते हैं, या तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहां से हमें ऑक्सीडेशन क्या होगा, ऑक्सीजन का ऐड होना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का एडिशन हो जाएगा, ऑक्सीजन का एडिशन हो जाएगा, जो यहाँ H था वो अब किस में कन्वर्ट हो चुका होगा, OH के अंदर, और इसका नाम क्या होता है, यूरिक एसिड, इसका नाम क्या होता है, यूरिक एसिड, यूरिक एसिड होता है। ठीक है, अब देखो यहां से हमारे पास क्या होता है, इसके अंदर जब यूरिक एसिड की बात की जाती है, कलर कैसे चेंज हो गया भाई, एक मिनट रुकना भाई, कलर ही चेंज हो गया इसका। तो देखो इधर ध्यान दो भाई सभी, अरे भाई ये वैसे वापिस ही हो गया कलर। तो हाँ ठीक है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है किसका, जिंथेन को यूरिक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है। और इसमें एक और चीज पूछी जाती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो तो वो पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन का फ्लो, कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहूं या इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर वो कैसे हो रहा होता है। तो आपका एग्जाम में यहाँ इलेक्ट्रॉन के फ्लो की बात लिख देगा या इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर लिख देगा। ठीक है, मतलब एक ही होगा उसका। तो आपका इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो हो रहा होगा वो कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वो जिंथेन से मोलिब्डेनम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है। ठीक है, या मोलिब्डेनम के पास जाता है। ठीक है, और मोलिब्डेनम +6 से आपका मोलिब्डेनम +4 में जाता है, और मोलिब्डेनम +4 से यहां आपके पास Fe2S2 के अंदर जाता है। Fe2S2 से इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो FAD में जाता है, और FAD से यहाँ O2 के अंदर जाता है। तो ये इसमें डायरेक्ट आपको डिफरेंट यहाँ सीक्वेंस होता है ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो का। तो आपको हो सकता है यहाँ से जैसे जिंथेन से स्टार्ट किया Fe2S2 यहाँ लिख देगा,
और कहेगा कि उनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉन का फ्लो की करेक्ट स्टेटमेंट होगी, मतलब फ्लो का जो सीक्वेंस होगा वो कौन सा करेक्ट होगा। तो ध्यान रखना है आपको कहां से कहां तक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा या फ्लो होगा, तो उसमें कैसे कौन सा सीक्वेंस रहेगा। अब देखो यहां जो मोलिब्डेनम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, +6 ऑक्सीडेशन ये क्या करता है, ये क्या करता है, इसका काम होता है ट्रांसफर ऑफ O2, ट्रांसफर ऑफ O2 टू दी सबस्ट्रेट, ट्रांसफर ऑफ O2 टू दी सबस्ट्रेट। मोलिब्डेनम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट का काम क्या होता है, इसका काम होता है एब्स्ट्रैक्ट ऑफ O2 फ्रॉम दी सबस्ट्रेट, फ्रॉम दी सबस्ट्रेट। Fe2S2 का मैं पहले ही बता दिया इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने का काम होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने का। और FAD का यूनिट जो आपके पास फ्लामीन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड जो होता है, इसका काम होता है एक्सचेंज द रिडक्शन या रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ प्रोटीन चेन। ठीक है, ये FAD का काम क्या होता है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को चेंज करने का काम होता है। ठीक है, तो ये काम होता है किसका, जिंथेन ऑक्सीडेज एंजाइम का। अब हम आगे बढ़ते हैं भाई, अगला आता है एल्डिहाइड ऑक्सीडेज एंजाइम। कितने हो गए थे, 6 7 था, 8 हो गए। एल्डिहाइड ऑक्सीडेज एंजाइम, एल्डिहाइड ऑक्सीडेज एंजाइम। देखो एल्डिहाइड ऑक्सीडेज एंजाइम की अगर मैं बात करूं तो सेम वही होता है जिंथेन ऑक्सीडाइज एंजाइम जैसा ही, बस इसका फंक्शन अलग होता है। वहां जिंथेन को यूरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर रहा था, यहां पर क्या होता है, एल्डिहाइड को एसिड के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। यहां पर वही सेम चीजें होंगी कि मोलिब्डेनम भी प्रेजेंट होगा, 2 Fe2S2 यूनिट भी होंगी और एक आपके पास FAD यूनिट भी होंगी। ये तीनों चीजें प्रेजेंट होगी, वहां पर भी थी। ठीक है, वहां जिंथेन से यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो था। ये क्या करता है, ये एल्डिहाइड को, जैसे मैंने एसिटाल्डिहाइड ले लिया और इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, इनकी प्रेजेंस में, मोलिब्डेनम हो गया, Fe2S2 हो गया और FAD हो गया। इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देता है, यहां एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, बस यही होता है। सेम वहां इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की जो बात हो रही थी, तो जहां जिंथेन लिखा था उसकी जगह क्या लिख के चलेंगे, एल्डिहाइड। तो यहां अगर इलेक्ट्रॉन के फ्लो की बात करेगा, इलेक्ट्रॉन के फ्लो की अगर बात करता है, तो मैं यहां से कहां से स्टार्ट करूंगा, एल्डिहाइड से। एल्डिहाइड से मोलिब्डेनम +6 में जाएगा, मोलिब्डेनम +6 से मोलिब्डेनम +4 में जाएगा और मोलिब्डेनम +4 से ये कहां जाएगा, Fe2S2 और Fe2S2 से FAD और FAD से ये ऑटो में। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों सेम ही थे, बस काम अलग अलग हो जाता है। ठीक है, ओके भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा मेटलो एंजाइम आता है विटामिन B12 है। नेक्स्ट मेटलो एंजाइम जो होगा वो होगा विटामिन B12 है। ठीक है, विटामिन B12 की अगर मैं बात करूं तो विटामिन B12 क्या काम करता है, देखो इसमें सबसे पहले तो अभी तक जो हमने रिंग पढ़ी थी वो एक पोरफायरिन रिंग पढ़ी थी, एक ही रिंग पढ़ी थी, वो पोरफायरिन रिंग पढ़ी थी। अब यहाँ जो विटामिन B12 की बात करते हैं तो यानी कि दूसरी रिंग और होती है और उसका नाम होता है कोरिन रिंग, उसका नाम होता है कोरिन, कोरिन रिंग होती है। ठीक है, कोरिन रिंग होती है। अब कोरिन रिंग क्या होती है, तो सेम वैसे ही होती है, बस छोटे छोटे कुछ पॉइंट डिफरेंस होता है, कुछ जगह पर डिफरेंस होता है। जैसे वहां पर क्या होती थी, 4 पायरोल यूनिट होती थी, तो यहां पर भी आपकी 4 ही पायरोल यूनिट होती हैं। ठीक है, यहां पर भी क्या होती हैं, 4 ही पायरोल यूनिट होती हैं।
वहां कितने ब्रिज कार्बन कितने थे, वहां पर 4 ब्रिज कार्बन थे। यहाँ कितने होते हैं, यहाँ 3 ब्रिज कार्बन होते हैं। यहाँ क्या होते हैं, 3 ब्रिज कार्बन। मतलब एक आपका यहाँ कोई भी देखो, यहाँ कोई कार्बन नहीं, ब्रिज कार्बन है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ जो होते हैं, यहाँ कितने होते हैं, 3 ब्रिज कार्बन होते हैं, एक ब्रिज कार्बन नहीं होता है। वहां पोरफायरिन रिंग के अंदर कितने डबल बॉन्ड होते थे, 11 डबल बॉन्ड्स होते थे। यहाँ पर जो होते हैं डबल बॉन्ड, वो 6 डबल बॉन्ड होते हैं। यहाँ पर जो डबल बॉन्ड होते हैं वो कितने होते हैं भाई, 6 डबल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, यहाँ पर 6 डबल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर होती है आपकी कोरिन, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस रिंग को बोला जाता है कोरिन रिंग। यहाँ 6 डबल बॉन्ड होते हैं, वहां पोरफायरिन के अंदर 11 डबल बॉन्ड होते थे। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 3 ही ब्रिज कार्बन होते हैं, वहां पोरफायरिन के अंदर क्या होते थे, 4 ब्रिज कार्बन होते थे। ठीक है, अब देखो अगर तुमसे कह दिया जाए कि यहाँ ये मेरा कोरिन रिंग है, तो कोरिन रिंग अगर होती है, तो अगर पोरफायरिन रिंग और कोरिन रिंग के अंदर यहाँ कंपैरिजन किया जाए, कहा जाए कि बताओ मोर सिमेट्रिकल कौन होगा या लेस सिमेट्रिकल कौन सा होगा, या फिर कह देगा कि मोर कॉन्जुगेटेड कौन सा होगा, तो हम देखें यहाँ अगर कॉन्जुगेशन की बात करें तो यहाँ ओनली फॉर 6 डबल बॉन्ड ही है। 6 डबल बॉन्ड होंगे तो यहाँ कम कॉन्जुगेशन होगा। पोरफायरिन रिंग की अगर बात करें तो वहां 11 डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। तो 11 डबल बॉन्ड्स अगर प्रेजेंट होते हैं तो वहां पर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा, मतलब मोर डिलोकलाइजेशन होगा। ठीक है, तो ये जो होगा लेस क्या होगा, कॉन्जुगेटेड होगा। ठीक है, सिमेट्रिकल जितना ज्यादा कॉन्जुगेशन होगा उतना ही सिमेट्री आएगी, प्लेनरिटी आएगी, तो वो सिमेट्रिकल भी उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि वहां अब देखो, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि मेरे पास जो पोरफायरिन रिंग होगी वो मोर सिमेट्रिकल और मोर कॉन्जुगेटेड होगी एज कंपेयर टू कोरिन रिंग। या मैं ये कह सकता हूं कि जो कोरिन रिंग होती है वो लेस सिमेट्रिकल एंड लेस कॉन्जुगेटेड होती है एज कंपेयर टू पोरफायरिन रिंग। तो हम क्या कहेंगे, इट इज लेस सिमेट्रिकल एंड लेस कॉन्जुगेटेड। लेस सिमेट्रिकल एंड लेस कॉन्जुगेटेड होती है, किसके, टू कंपेरिजन ऑफ पोरफायरिन रिंग। पोरफायरिन रिंग के कंपैरिजन में क्या होती है, लेस सिमेट्रिकल और लेस कॉन्जुगेटेड होती है। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। अब अगर देखो यहां मेरे पास हमने देख लिया, यहाँ कितने डबल बॉन्ड होते हैं, ओनली 6 डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं कोरिन रिंग के अंदर, 6 डबल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें, देखो कोरिन रिंग होगी, जैसे वहां पोरफायरिन के अंदर भी मेटल बाइंड होता था, यहाँ पर भी मेटल बाइंड होगा। अगर यहाँ पर मेटल बाइंड होता है तो ये मान लो मेरे पास प्लस एन ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ मेरा मेटल बाइंड होने आया, ये मेटल बाइंड करवा दिया हमने। ठीक है, तो ये जैसे ही मेटल बाइंड होगा तो आपसे पूछ लेगा कि बताओ कितने इसमें 5 मेंबर की रिंग बनती है, कितने 6 मेंबर की रिंग बनती है, कितने 5 मेंबर की रिंग बनेगी, कितने 6 मेंबर की रिंग बनेगी। तो यहां से आप देख सकते हो कि ये जो रिंग होगी ये 5 मेंबर की होगी, ये भी रिंग 5 मेंबर की होगी, ये भी रिंग 5 मेंबर की होगी, ये रिंग भी 5 मेंबर की होगी। इस रिंग की अगर बात करूं तो यहां पर भी ये रिंग कितने की होगी, 5 मेंबर की रिंग होगी। जैसे देख सकते हो 1 2 3 4 5। अगर मैं इस रिंग की बात करूंगा तो ये 6 मेंबर की रिंग है, इस रिंग की अगर बात करूंगा ये 6 मेंबर की, ये भी 6 मेंबर की। तो यहां से अगर आप काउंट करोगे तो आपको देखोगे कि यहाँ 5 तो 5 मेंबर की रिंग है और 3 6 मेंबर की रिंग यहाँ प्रेजेंट है। तो यहां से आप क्या कह सकते हो कि यहाँ 5 तो अगर मेरे कोई भी कोरिन रिंग किसी मेटल के साथ बाइंड होती है तो उसमें 5 तो 5 मेंबर की रिंग बनेगी एंड 3 क्या होगी, 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होगा, मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट यहां जून 2018 में क्वेश्चन पूछा था इसी से कि अगर कोई भी कोरिन रिंग के साथ जब मेटल बाइंड होता है उसके साथ, तो उसके चिलेशन, मेटल के चिलेशन की वजह से कितनी 5 मेंबर की रिंग बनेगी, कितनी 6 मेंबर की रिंग बनेगी। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्या क्वेश्चन पूछा था, चिलेशन की बात कर रहा था कि मेटल की वजह से कितनी 5 मेंबर की रिंग बनती है, कितनी 6 मेंबर रिंग बनती है।
तो यहां अगर मैं बात करूं, देखो यहां ये रिंग अगर की बात करता हूं, ये इस रिंग की, अगर ये रिंग चाहे मेटल हो चाहे मत हो, तो ये मेरे पास 5 मेंबर की रिंग रहेगी। ऐसे ही यहां ये रिंग भी रहेगी, यहां ये रिंग जो होगी ये भी चाहे मेटल प्रेजेंट हो चाहे मेटल प्रेजेंट नहीं हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी ये रिंग तो रहेगी 5 मेंबर की। सेम कहानी इसके साथ भी होगी, चाहे मेटल हो या मेटल नहीं हो तो भी ये 5 मेंबर की रिंग रहेगी। सेम कहानी इसके साथ भी होगी कि मेरे पास चाहे मेटल प्रेजेंट हो या नहीं हो, ये 5 मेंबर की रिंग तो होंगी। तो ये चार जो 5 मेंबर की रिंग है, ये तो मेटल चाहे प्रेजेंट हो या नहीं प्रेजेंट हो, ये 4 मेंबर की रिंग तो रहेगी। ठीक है, बची हुई जो चार रिंग है, ये जो चार, ये 5 की, ये 6 की, ये 6 की, ये 6 की, ये किसकी वजह से जनरेट हुई है? ये जनरेट हुई है ओनली फॉर इस मेटल की वजह से। इस मेटल की वजह से जनरेट, अगर ये मेटल सिलेशन नहीं करता है नाइट्रोजन के लोन पेयर के साथ, तो यहां ये चार रिंग क्रिएट होंगी ही नहीं। तो इसका मतलब मेटल के चिलेशन की वजह से ओनली फॉर ये जो चार रिंग है, ये चार रिंग यही जनरेट होती है मेटल के चिलेशन की वजह से। तो उसमें नेट जून 2018 में पूछा था कि बताओ कितने 5 मेंबर की रिंग बनेगी, कितने 6 मेंबर की, मेटल के चिलेशन की वजह से। तो हम कहेंगे मेटल के चिलेशन की वजह से 3 6 मेंबर की रिंग बनेगी और एक 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होगा। तो यहां से हम क्या कहेंगे, 3 तो क्या बनेगी मेटल के चिलेशन की वजह से, 3 तो 6 मेंबर की रिंग बनेगी एंड 1 5 मेंबर रिंग बनेगी। इन किसकी वजह से बन रही है? ओनली फॉर मेटल के चिलेशन की वजह से। हम क्या कहेंगे, ओनली चिलेशन ऑफ मेटल। मेटल के चिलेशन की वजह से ही 3 5 मेंबर की रिंग बनती है और एक 6 मेंबर की। ये नेट जून 2 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी कोरिन रिंग से रिलेटेड। ठीक है, अब हम वापस आते हैं विटामिन B12। मैंने कहा विटामिन B12 के अंदर कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है? कोरिन रिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, कोरिन रिंग मेटल यहां प्रेजेंट होती है। ठीक है, देखो अगर जो भी प्रॉब्लम्स में यहाँ प्रॉब्लम्स, जिसको कुछ भी अगर प्रॉब्लम पूछनी हो तो यहाँ मैसेज कर देना, मैं देखता रहता हूँ बीच बीच में। ठीक है, तो अगर कोई बीच में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो पूछ लिया करो डायरेक्ट। ठीक है, मैं वहां बीच में चेक करता रहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ कोरिन रिंग की बात करें थे तो मैंने कहा इसमें विटामिन B12 के अंदर अगर बात करते हैं तो यहाँ कोबाल्ट +3 मेटल प्रेजेंट होता है। कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है? कोबाल्ट +3 मेटल प्रेजेंट होता है विटामिन B12 के अंदर। ठीक है, और इसके अंदर कोरिन रिंग प्रेजेंट होती है, कोरिन रिंग प्रेजेंट होती है, कोरिन रिंग प्रेजेंट होती है, कोबाल्ट +3 मेटल आयन प्रेजेंट होगा। तो अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूं तो मैं कहूंगा कि मेरे पास एक तो कोरिन रिंग है, ठीक है, एक तो क्या है यहां पर कोरिन रिंग है, ठीक है, जिसमें एक क्या था यहां सिमेट्रिकल बॉन्ड, यहां क्या था आपके पास ब्रिज नहीं था, ब्रिज कार्बन, तो ये मैंने ब्रिज कार्बन नहीं बनाया। ठीक है, और यहां 6 डबल बॉन्ड प्रेजेंट थे। ठीक है, 6 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ये हमारी है कोरिन रिंग। इसके ये पास कौन जुड़ा हुआ था? कोबाल्ट +3 मेटल आयन जुड़ा हुआ था, ये कोबाल्ट +3। और इसके 5th कोऑर्डिनेटेड साइड के ऊपर एक यहां क्या जुड़ा हुआ था? साइनाइड जुड़ा रहता है। और आपके पास 6 कोऑर्डिनेटेड साइड पे स्टडीन प्रोटीन चेन जुड़ी होती है। इस रिंग का जो नाम होता है उसे बोला जाता है विटामिन B12। इस रिंग को क्या कहा जाता है भाई? विटामिन B12 बोला जाता है। इस रिंग को क्या कहेंगे? विटामिन B12। ठीक है, तो अगर इस विटामिन B12 रिंग की अगर बात करते हैं तो देखो इसको मैं साइनाइड, इसके 5th कोऑर्डिनेटेड में क्या होगा? साइनाइड, और 6 कोऑर्डिनेटेड क्या जुड़ा होता है? स्टडीन। और कोरिन रिंग प्रेजेंट होती है, कोबाल्ट +3 मेटल आयन होता है। तो अगर मैं बात करूं इसके कि यहाँ कोबाल्ट +3 मेटल आयन प्रेजेंट अगर होता है तो इसमें कितने डी इलेक्ट्रॉन होंगे? D6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, D6 इलेक्ट्रॉन होंगे। D6 इलेक्ट्रॉन होंगे। बताओ लो स्पिन होगा या हाई स्पिन? तो लो स्पिन हाई स्पिन कैसे चेक करते हैं? मैंने कहा था लिगेंड देख लेना है।
अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, और अगर वीक लिगेंड होता है तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। यहाँ लिगेंड कैसा है, साइनाइड, साइनाइड है तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, मैंने कहा था जिसके पास भी पाई बॉन्ड होगा वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड कैटेगरी में रखा जाएगा, और थर्ड पीरियड या उससे नीचे वाले एलिमेंट्स होते हैं उसको स्ट्रॉन्ग लिगेंड की कैटेगरी में आप रखोगे। ठीक है, तो ये साइनाइड होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो इसका मतलब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ज्योमेट्री कैसी है, ज्योमेट्री इसकी कैसी है, ऑक्टाहेड्रल है। ज्योमेट्री इसकी कैसी है, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल इसकी ज्योमेट्री हो गई। ठीक है, लो स्पिन यहां कॉम्प्लेक्स बन गया, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बन गया। तो इसका अगर सीएफटी डायग्राम की अगर मैं बात करूं तो मैं कहूंगा एक हमारे पास T2G होता है और एक EG होता है। ठीक है, इसमें D6 लो स्पिन इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो हम यहां से भरेंगे 1 2 3 और क्या करेंगे 4 5 6। लो स्पिन के अंदर क्या करवा देते हैं, पेयर्ड करवा देते हैं। अगर हाई स्पिन होता तो यहां हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन जाता। यहां से आप देख सकते हो कि मेरे पास क्या है, सभी के सभी पे यहाँ क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है नहीं, सभी के सभी इलेक्ट्रॉन क्या है, पेड फॉर्म में, मतलब n इक्वल्स टू 0 है, कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। और कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, डायामैग्नेटिक। क्या बोलते हैं, डायामैग्नेटिक। और डायामैग्नेटिक अगर होता है तो हम इसे क्या कहेंगे, ESR इनएक्टिव। मैंने कहा था अगर मेरे पास क्या होता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है तो हम कहेंगे ESR एक्टिव, ना सॉरी अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा तो ESR एक्टिव कहेंगे, और अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है तो ESR क्या कहेंगे, इनएक्टिव बोलेंगे, तो उसे क्या कहेंगे, ESR इनएक्टिव कहेंगे। ठीक है, और तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ESR इनएक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ जो विटामिन B12 का जो कलर होता है वो होता है रेड कलर का आता है, रेड कलर, रेड कलर होता है। किसकी वजह से, आपसे पूछा जा सकता है कि किसकी वजह से रेड कलर आता है, तो ये जो रेड कलर आता है वो आता है ड्यू टू पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस। ड्यू टू पाई स्टार ट्रांजिशंस की वजह से ये रेड कलर आता है। ठीक है, ये बातें ध्यान रखनी है आपको। अब देखो यहां पर अगर मैं इस साइनाइड को हटा करके, मैं इस साइनाइड को हटा करके मैं क्या लगा रहा हूं, यहां पर एक्स ग्रुप लगा रहा हूं। इस साइनाइड को हटाया और इसकी जगह मैंने क्या लगा दिया, एक्स ग्रुप लगा दिया। अब देखो यहां एक्स ग्रुप मतलब ग्रुप में चेंज कर देता हूं तो इसका नाम भी चेंज होता जाता है। तो क्या क्या नाम होगा वो हम देख लेते हैं। अगर एक्स की जगह साइनाइड ग्रुप रख दिया जाता है तो इसे क्या कहा जाएगा, या तो विटामिन B12 बोलेंगे या इसी को ही बोलेंगे सॉरी साइनोकोबालेमिन, या फिर क्या कहेंगे इसी को ही विटामिन B12, विटामिन B12 कहेंगे, या इसी को क्या नाम देंगे, साइनोकोबालेमिन। ठीक है, अगर एक्स की जगह वाटर रख दिया जाए, एक्स की जगह क्या रख दिया जाए, वाटर, तो इसे बोला जाएगा एक्वाकोबालेमिन, एक्वाकोबालेमिन, एक्वाकोबालेमिन। ठीक है, अगर एक्स की जगह मिथाइल ग्रुप रख दिया जाए तो इसे बोला जाएगा मिथाइल कोबालेमिन, इसे क्या बोला जाएगा, मिथाइल कोबालेमिन। अगर एक्स की जगह एडिनॉक्सिल ग्रुप रख दिया जाए तो इसे बोला जाता है कोएंजाइम B12, इसे क्या कहा जाएगा, कोएंजाइम B12 बोला जाएगा। अगर किसकी जगह, एक्स की जगह एडिनॉक्सिल ग्रुप। अब देखो ये जो एडिनॉक्सिल ग्रुप होता है ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है, इट इज OMC मतलब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, नेचुरली ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है, NAT, नेचुरली OMC कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है। तो ये ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट लिख देता हूं यहां कि पूरी बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एक ही OMC कंपाउंड यूज होता है, और वो कौन सा होता है, एडिनॉक्सिल ग्रुप होता है, जो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, कोएंजाइम B12 के अंदर प्रेजेंट होता है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि बताओ कि OMC बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर OMC कंपाउंड कौन सा प्रेजेंट होता है, या कोएंजाइम B12 के अंदर कौन सा OMC कंपाउंड प्रेजेंट होता है, तो वो कौन सा होता है,
एडिनॉक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो ये ध्यान रखना, ये ओनली फॉर एक ही ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है, और वो कौन सा होगा, एडिनॉक्सिल। कैसे स्ट्रक्चर होती है एडिनॉक्सिल की, ये स्ट्रक्चर होती है एडिनॉक्सिल। यहाँ ये स्ट्रक्चर होती है एडिनॉक्सिल, ये स्ट्रक्चर होती है एडिनॉक्सिल की, और ये मेरे पास यहाँ जो CH2 होता है ये बाइंड रहता है कोबाल्ट के साथ। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर तो पूरी बायोइनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एक ही मेरे पास OMC कंपाउंड यूज होता है, और वो कौन सा होता है, एडिनॉक्सिल। तो ये बात ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब देखो यहां से हम नेक्स्ट बात करते हैं, इसके फंक्शन की बात करते हैं कि इसका फंक्शन की अगर मैं बात करूं, फंक्शन की बात करूं तो ये क्या करता है, आरएनए को, पहला यहां काम क्या करता है, ये आरएनए को किस में कन्वर्ट करता है, डीएनए के अंदर। इट्स इन्वॉल्व द कन्वर्जन ऑफ आरएनए टू डीएनए। इन्वॉल्व इन द कन्वर्जन ऑफ आरएनए टू डीएनए। ठीक है, ये आरएनए से डीएनए के अंदर कन्वर्ट होता है। ठीक है, दूसरा यहां फंक्शंस क्या होता है आरएनए से डीएनए के अंदर। दूसरे फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो दूसरा फंक्शन यहां क्या होता है, ये क्या करता है, आइसोमराइजेशन करता है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का। आइसोमराइजेशन करता है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो क्या काम करता है मेरे पास यहां, आइसोमराइजेशन ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहां अगर बात करूं तो ये क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड। देखो ग्लूटामिक जो एसिड होता है, तो मैंने दिखाया था कि वहां ग्लूटामिक जो एसिड होते हैं उनके पास क्या होते हैं, 2 COH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो यहां पर भी ये बात कर रहा है कि डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का ही आइसोमराइजेशन, जिसके पास 2 COH ग्रुप होते हैं उसका आइसोमराइजेशन होता है। तो यहां फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो मैं कहूंगा ये क्या होता है, एस्पर्टिक ग्लूटामिक एसिड को किसमें कन्वर्ट करता है, बीटा मिथाइल एस्पर्टिक एसिड। बीटा मिथाइल ग्लूटामिक एसिड को बीटा मिथाइल एस्पर्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट करता है। ठीक है, तीसरा यहां फंक्शन क्या करता है, मिथाइल ग्रुप का ट्रांसफर करने का काम करता है, ट्रांसफर ऑफ मिथाइल ग्रुप। ठीक है, और क्या काम करता है ये, 1,2 कार्बन शिफ्टिंग। वन टू कार्बन शिफ्टिंग का भी काम करता है। ठीक है, ये क्या काम करता है, 1,2 कार्बन शिफ्टिंग का भी काम करता है। और लास्ट इसमें क्या करता है, ये विसिनल डायोल को, विसिनल डायोल को किसमें कन्वर्ट करता है, एल्डिहाइड के अंदर। विसिनल, फॉर एग्जांपल यहां अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे आपके पास CH3CHOH आ गया, CH2OH किसमें कन्वर्ट कर देगा, एल्डिहाइड के अंदर। CH3 CH2 और C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, विसिनल डायोल मतलब होते हैं एडजेसेंट डायोल होना। ठीक है, तो यहाँ ये एडजेसेंट डायोल है और ये किसमें कन्वर्ट कर देगा, एल्डिहाइड के अंदर। ठीक है, तो ये इसके फंक्शंस हो जाएंगे। एक और पॉइंट इसमें लिख लेना कि ये क्या करता है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से एनीमिया डिजीज हो जाती है। क्या कौन सी डिजीज हो जाती है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है, एनीमिया। एनीमिया डिजीज हो जाती है। ठीक है, ये बात और नोट कर लेना। ठीक है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से एनीमिया डिजीज हो जाते हैं। ठीक है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है भाई, एनीमिया डिजीज हो जाते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये हमारा था विटामिन B12 है, और उसके जितने भी यहाँ साइनोकोबालेमिन, एक्वाकोबालेमिन, मिथाइल कोबालेमिन, कोएंजाइम B12 है। ये कोएंजाइम B12 है भाई, ये क्या है, कोएंजाइम B12 है, कोएंजाइम B12। ठीक है, तो अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो डायरेक्ट मैसेज कर देना है, इसमें जो जो प्रॉब्लम हो मैं बता दूंगा। ठीक है, मैं बीच बीच में चेक करता रहता हूं। ठीक है, नेक्स्ट मेटल एंजाइम की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट मेटल एंजाइम आता है हमारा यहाँ टायरोसिनेज। टायरोसिनेज मेटल एंजाइम, देखो टायरोसिनेज अगर मेटल एंजाइम की अगर मैं बात करता हूं तो टायरोसिनेज मेटल एंजाइम होता क्या है कि इसके अंदर क्या होता है, कॉपर मेटल प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसमें 4 कॉपर के सेंटर होते हैं, 4 कॉपर के सेंटर होते हैं जो ऑक्सीजनेज एंजाइम होता है। तो मैं क्या कहूंगा यहाँ कि ये क्या होता है, सबसे पहले तो इट इज ए 4 कॉपर सेंटर ऑक्सीजनेज एंजाइम। ये क्या होते हैं, 4 सेंटर्ड कॉपर, ये 4 है भाई। ठीक है, कभी सोचो एंड का नहीं, ठीक है, 4 कॉपर सेंटर्ड ऑक्सीजनेज एंजाइम होता है। ठीक है, दूसरा यहां ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर बात करें कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी कॉपर मेटल की, तो वो +2 होगी। तो मैं कहूंगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल स्टेट ऑफ कॉपर मेटल, कॉपर आयन इज +2। ठीक है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है ये। ठीक है, तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन कह देगा कि टायरोसिनेज के अंदर कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है, कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है, कॉपर मेटल प्रेजेंट होता है। कह देगा उस कॉपर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। ठीक है, और ये काम क्या करता है, इसका फंक्शन क्या होता है टायरोसिनेज का, ये क्या करता है, फिनोल को डायाफिनोल के अंदर कन्वर्ट करता है, या मैं ये कहूं ऑर्थो हाइड्रोक्सी फिनोल में कन्वर्ट करता है। तो मैं कहूंगा इन्वॉल्व इन द कन्वर्जन ऑफ फिनोल टू डायाफिनोल, या मैं इसे कहूंगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी फिनोल। ठीक है, ये इसमें कन्वर्ट करने का काम करता है। जैसे ये मेरे पास फिनोल है, तो इसमें टायरोसिनेज की प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट कर देता है, ये ऑर्थो हाइड्रोक्सीफिनोल या डायफिनोल के अंदर। ठीक है, तो इसमें हमें कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो ये जो होता है टायरोसिनेज जो होता है स्किन पिगमेंट मेलानिन का भी फॉर्मेशन करने के काम में आता है। तो मैं कहूंगा ये क्या करता है, इट इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशंस ऑफ स्किन पिगमेंट मेलानिन। स्किन पिगमेंट मेलानिन का फॉर्मेशन करने के काम में आता है। तो आप क्या क्या पॉइंट ध्यान रखने हैं, सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछेगा टायरोसिनेज से कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है, कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है, कॉपर मेटल प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी कॉपर की, तो मैं कहूंगा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। ठीक है, नेक्स्ट कहेगा कि इसका काम क्या होता है, तो फिनोल को डायफिनोल में कन्वर्ट करने काम में आता है ये, और क्या करता है, स्किन पिगमेंट मेलानिन का फॉर्मेशन करने के काम में आता है। ठीक है, ये होगा टायरोसिनेज की बातें। नेक्स्ट आता है एसओडी। नेक्स्ट हमारा मेटल एंजाइम कौन सा होगा, एसओडी। देखो एसओडी क्या होता है, एसओडी होता है सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज एंजाइम। सुपर फुल फॉर्म क्या होगी, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज एंजाइम, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज एंजाइम। ठीक है, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज एंजाइम। ठीक है, तो एसओडी क्या होता है, एसओडी 2 टाइप का होता है। एक तो आपके पास होता है आयरन और मैग्नीज का, एक तो आयरन का होता है एसओडी की अगर बात करूं तो एसओडी जो होगा
दो टाइप का होगा, एक तो आयरन का एसओडी होगा और दूसरा जो एसओडी होगा वो आपका होगा मैग्नीज का एसओडी, ठीक है। और एक जो होता है वो होता है जिंक एंड कॉपर का एसओडी, ये हमें पढ़ना है, जिंक एंड कॉपर का एसओडी। ये जो आयरन और मैग्नीज का एसओडी होता है ये होता है बैक्टीरियाज के अंदर, बैक्टीरियाज के अंदर। और जो जिंक एसओडी होता है, जिंक कॉपर एसओडी, ये होता है आपके पास ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर एसओडी प्रेजेंट होता है। हमें जो पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है, जिंक कॉपर एसओडी। तो देखो जिंक कॉपर एसओडी की अगर बात करें तो वही हमें क्या दिखता कैसा है और उसकी काम क्या होगा। तो यहां दिखता कैसा है ये, तो मैंने कहा जिंक कॉपर मेटल होता है यहाँ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और एक आपके पास जिंक मेटल है जो वो भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा, ठीक है। यहां इस कॉपर के पास 3 स्टडीन यूनिट जुड़ी होती है, 3 स्टडीन यूनिट और एक जुड़ा होता है वाटर मॉलिक्यूल। यहां जिंक के पास जो होता है 2 स्टडीन यूनिट जुड़ी होती हैं और एक जुड़ा होता है यहां एस्पर्टिक एसिड, एस्पर्टिक एएसपी, एस्पर्टिक एसिड। और ये दोनों मेटल आपस में बाइंड ना होकर के एक इमिडाजोल रिंग से बाइंड रहते हैं। कौन सी रिंग से बाइंड रहते हैं भाई, इमिडाजोल रिंग से। एक इमिडाजोल रिंग, इस रिंग का नाम क्या होता है, इमिडाजोल रिंग। इमिडाजोल रिंग। यहां जो कॉपर की अगर ज्योमेट्री की बात करें तो वो होती है स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री होती है। जिंक मैंने कहा था, जिंक कहीं पर भी कोई भी कॉम्प्लेक्स बनाता है तो उसकी टेट्राहेड्रल ही ज्योमेट्री होती है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, ठीक है। तो देखो सबसे पहला स्ट्रक्चर से रिलेटेड एसओडी में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन कहेगा कि इसमें कौन कौन से मेटल प्रेजेंट होंगे, तो हम कहेंगे कॉपर जिंक मेटल होगा। उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट में हम कहेंगे कॉपर +2 में होता है और जिंक भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, ठीक है। यहाँ जो कॉपर होगा वो 3 इसमें कह देगा कितनी स्टडीन यूनिट जुड़ी होती है, तो मैं कहूंगा एसओडी के अंदर टोटल जो स्टडीन यूनिट्स होंगी वो तो 5 होंगी, 3 कॉपर के पास होंगी और 2 किसके पास होती है, जिंक के पास होती है, ठीक है। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा क्या यहाँ मेटल जो कॉपर जिंक मेटल है वो डायरेक्ट बाइंड रहता है या किसी रिंग से साथ बाइंड रहता है, तो इस रिंग का नाम क्या होगा। तो यहां से हम कहेंगे डायरेक्ट ना जुड़ करके क्या जुड़े रहते हैं, किसी रिंग से जुड़े रहते हैं और इस रिंग का नाम क्या होगा, इमिडाजोल रिंग होगा, ठीक है। ज्योमेट्री पूछ सकता है कि कॉपर की ज्योमेट्री क्या है, तो हम कहेंगे स्क्वायर पिरामिडल है। और अगर तुमसे यहां जिंक की ज्योमेट्री पूछता है तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, ठीक है। इतनी इंफॉर्मेशन आपको स्ट्रक्चर से रिलेटेड पूछी जा सकती है। आपको यह भी पूछा जा सकता है कि इसकी एक्टिव साइट कौन होगा, तो एक्टिव साइट जो होता है वो होता है इसका कॉपर मेटल। जो कॉपर मेटल होता है ये इसकी एक्टिव साइट होती है, ये बात भी ध्यान रखना है, ठीक है, एक्टिव साइट होती है। तो ये काम क्या करता है, इसका फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो मैं कहूंगा ये सुपर ऑक्साइड जो होता है O2-, सुपर ऑक्साइड क्या होता है O2-, इसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मतलब एक रेडॉक्स रिएक्शन देता है। इसका ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी, 2 प्रोटॉन +1 इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस में, 2 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन होगा, तो ये H2O2 में कन्वर्ट होगा और +O2 में बन जाएगा, H2O2 और O2 के अंदर। तो यहां से आप देख सकते हो कि इसमें O2 की अगर बात करें तो यहाँ -½ ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसमें ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ -1 और यहाँ क्या है 0। तो -½ से अगर -1 आ रहा है तो हम क्या कहेंगे, रिडक्शन। और अगर मेरे पास यहाँ -½ से 0 में जा रहा है तो ऑक्सीडेशन। तो यहां क्या हो रही है, एक रेडॉक्स रिएक्शन दे रहा है ये, ठीक है। तो ये आपका था एसओडी, ठीक है। तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट आता है मेटल एंजाइम, वो होगा यूरेज एंजाइम। यूरेज, देखो यूरेज में क्या होता है, सबसे पहले कौन सा मेटल आयन प्रेजेंट होता है ये पूछ सकता है। तो इसमें निकल मेटल प्रेजेंट होता है यूरेज के अंदर, निकल मेटल जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है यूरेज के अंदर, ठीक है। निकल मेटल प्रेजेंट होता है जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। इसका फंक्शन की अगर हम बात करें
फंक्शन की अगर मैं बात करता हूं तो जो इसका फंक्शन होता है वो होता है हाइड्रोलाइसिस करता है ऑफ यूरिया का, हाइड्रोलाइसिस ऑफ यूरिया टू गिव, और हमें क्या देता है हाइड्रोलाइसिस होने के बाद यूरिया का NH3 एंड CO2, NH3 और CO2 रिलीज करता है। तो ये आपका यूरेज का ध्यान रखना है, दोनों पॉइंट किसका काम क्या करता है। तो ये हाइड्रोलाइसिस करता है यूरिया का और हमें क्या देता है NH3 और CO2। और ये इसमें कौन सा मेटल आयन होता है, वो होता है जिंक ना सॉरी निकल मेटल होता है जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। ठीक है, नेक्स्ट मेटल एंजाइम आता है यहां गैलेक्टोज, गैलेक्टोज ऑक्सीडेज, गैलेक्टोज ऑक्सीडेज एंजाइम। ठीक है, गैलेक्टोज ऑक्सीडेज एंजाइम। तो देखो गैलेक्टोज ऑक्सीडेज एंजाइम की अगर बात करता हूं तो यहां पर भी आपको एक ध्यान रखना है कि ये जो होता है गैलेक्टोज ऑक्सीडेज एंजाइम एक नॉन ब्लू प्रोटीन होती है, नॉन ब्लू प्रोटीन होती है। तो ये क्या कहेंगे, इट इज ए नॉन ब्लू प्रोटीन, नॉन ब्लू प्रोटीन। ठीक है, यहां इस ऑक्सीडेज गैलेक्टोज ऑक्सीडेज के अंदर जो मेटल होता है वो होता है कॉपर मेटल होता है, कॉपर मेटल होता है जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, कॉपर मेटल प्रेजेंट होता है जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहां क्या ध्यान रखना है आपके पास गैलेक्टोज के अंदर कि ये क्या करता है प्राइमरी एल्कोहल का involved in the conversion of primary alcohol to aldehyde and H2O2। ठीक है, मतलब आपका जो प्राइमरी अल्कोहल होगा उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा एंड उसके साथ क्या रिलीज करेगा H2O2। तो ये आपको पहचानने का तरीका होगा कि क्योंकि वहां जैसे एलएडीएस था तो एलएडीएस भी क्या कर रहा था प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर रहा था, बट वो क्या नहीं कर रहा था H2O2 रिलीज नहीं कर रहा था। यहाँ ये क्या करेगा जो प्राइमरी अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवा रखी हो और एल्डिहाइड अगर बना दिया जाता है और उसके साथ ही H2O2 भी अगर लिखा हुआ है तो आप समझ जाना कि ये कौन सा है गैलेक्टोज ऑक्सीडेज एंजाइम है। ठीक है, तो यहां हमारा क्या होता है मेटलो एंजाइम कंप्लीट होता है। तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो वही एक बार पूछ सकते हो। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। फटाफट बताओ भाई कोई प्रॉब्लम हो तो।
हाँ देखो भाई, कोई प्रॉब्लम है क्या, फटाफट देख लेता हूँ एक बार। देखो सर प्रीति ने पूछा है, सर साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज में आयरन एंड कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी। लिख ली प्रीति, आयरन की +3 और कॉपर की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है प्रीति, आयरन +3 एंड कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, और सभी का क्लियर है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं भैया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट हम बात स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा होगा वो कौन सा टॉपिक होगा, वो होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम्स। वो होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम्स। तो देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। 3 टाइप के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम होते हैं। सबसे पहला होता है साइटोक्रोम, साइटोक्रोम होता है। ठीक है, दूसरा जो होता है वो होता है आयरन सल्फर प्रोटीन। पहला साइटोक्रोम, दूसरा आयरन सल्फर प्रोटीन, और जो तीसरा होता है वो होता है आपका ब्लू कॉपर प्रोटीन। वो कौन सा होता है, ब्लू कॉपर प्रोटीन, ब्लू कॉपर प्रोटीन। ठीक है, तो ये 3 हमें पढ़ने हैं। सबसे पहला स्टार्ट करते हैं यहां पर साइटोक्रोम से, एक एक करके तीनों पढ़ेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम के अंदर। तो यहां सबसे पहला होता है हमारा साइटोक्रोम। ठीक है, साइटोक्रोम की अगर हम बात करें तो देखो यहां सबसे पहला कि जो भी साइटोक्रोम है इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। तो ये जो तीनों ही होते हैं, इन तीनों के अंदर ओनली फॉर 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। तो ये ओनली फॉर कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, अगर तुमसे पूछ लिया जाता है कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, तो यहां पर ध्यान रखना है ओनली फॉर एक ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। और जो साइटोक्रोम होता है ये आपका क्या होगा, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम है। तो हम क्या कहेंगे, इट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम। इट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम है एक, इट इज ए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम्स। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें तो यहां इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम है, तो यहां कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है सिस्टम है ये, ओनली फॉर 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम्स। तो यहां क्या कहेंगे, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, ट्रांसफर सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर क्या होगा, ओनली फॉर एक ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें तो यहां ये जो सिस्टम होता है साइटोक्रोम के अंदर कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है, आयरन मेटल प्रेजेंट होता है। आयरन मेटल प्रेजेंट इन साइटोक्रोम, आयरन मेटल प्रेजेंट होता है इसके अंदर। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, देखो यहां आपके पास मैं बार बार कह रहा हूं भाई, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस किस सिस्टम के अंदर हेम ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे हमने वहां देखा था मायोग्लोबिन के अंदर भी था, हीमोग्लोबिन के अंदर भी था, हेम ग्रुप और किसके अंदर था, पेरोक्सिडेज के अंदर था, कैटलेज के अंदर था, साइटोक्रोम P450 के अंदर था। ठीक है ना, और किसके अंदर था, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज के अंदर था। ऐसे यहां से साइटोक्रोम के अंदर भी है, तो यहां क्या होगा, हेम ग्रुप प्रेजेंट होता है। हेम ग्रुप जो होगा यहां पर भी प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन साइटोक्रोम। साइटोक्रोम के अंदर क्या होता है, हेम ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसकी जो ज्योमेट्री होती है साइटोक्रोम की, वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है। तो यहां क्या कहेंगे, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है, ज्योमेट्री इन केस ऑफ साइटोक्रोम। साइटोक्रोम के अंदर क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम है, ओनली फॉर 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम होता है, आयरन मेटल प्रेजेंट होता है, हेम ग्रुप इसके अंदर प्रेजेंट होगा, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी तो कैसे ज्योमेट्री होगी वो भी देख लेते हैं हम यहाँ पर, कि इसमें आयरन मेटल मैंने कहा प्रेजेंट होता है, हेम ग्रुप होता है। तो हेम ग्रुप आप किसको कहते हो, जिसके अंदर पोरफायरिन रिंग प्रेजेंट हो और आयरन मेटल प्रेजेंट होता है, उसे क्या नाम दिया जाता है, हेम ग्रुप। तो ये आपके पास हेम ग्रुप भी प्रेजेंट है, और इसके 5th कोऑर्डिनेटेड पे क्या जुड़ा होता है, मेथोनिन जुड़ा हुआ होता है।
और 6 कोऑर्डिनेटेड जुड़ा होता है हिस्टिडीन। ये स्ट्रक्चर होती है साइटोक्रोम की। आपको पता होना चाहिए मिथुनिन, जैसे मैंने कहा हिस्टिडीन जो होता है वो कौन से एटम से जुड़ा रहता है, तो हम कहेंगे कौन सा एटम जुड़ा रहता है, नाइट्रोजन एटम से। वो नाइट्रोजन कौन सी रिंग के अंदर प्रेजेंट होता है, तो हम कहेंगे इमिडाजोल रिंग के अंदर प्रेजेंट होता है। जैसे सिस्टीन जो था वो सिस्टीन सल्फर एटम से जुड़ा हुआ था, तो ऐसे ही जो मेथोनिन होता है मिट्टी जो है मेथोनिन है। तो यहाँ जो मेथोनिन है तो ये इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, मैंने कहा ये सब क्या होते हैं, प्रोटीन चेन है। तो ये मेरे पास क्या है, प्रोटीन चेन है। जैसे मेरे पास ये कोई प्रोटीन चेन है, हम कहते थे भाई यहाँ CH2 इमिडाजोल जोड़ दिया जाता है तो उसे हिस्टिडीन कहते हैं। CH2SS जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, सिस्टीन कहते हैं। CH2COOH जोड़ दिया जाता है तो उसे एस्पर्टिक एसिड कहते हैं। CH2CH2COOH जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, ग्लूटामिक एसिड कहा जाता है। ऐसे ही अगर यहाँ CH2CH2SCH3 जोड़ दिया जाता है तो इसे बोला जाता है मेथोनिन। मेथोनिन कहेंगे। यहां से ये ग्रुप जोड़, और इस मेथोनिन का जो सल्फर एटम होता है ये आयरन के साथ बाइंड होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो मेथोनिन है वो कौन से एटम से बाइंड रहता है, तो हम क्या कहेंगे, वो सल्फर एटम से बाइंड रहता है। और सल्फर एटम से अगर बाइंड है, मैंने कहा थर्ड पीरियड या उससे नीचे वाले एलिमेंट से किसी से बाइंड होकर होता है, सल्फर उससे नीचे वाले एटम से अगर बाइंड होता है तो हम क्या कहेंगे, वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की कैटेगरी में रखा जाएगा। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो हम क्या होगा, वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है। अब देखो यहां अगर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर मैं बात करूं कि इस आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकती है, तो हमें ये पता है कि यहां क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो मेटल या तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या लॉस करेगा। इसका मतलब यहां इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होंगी वो चेंज हो सकती है, क्योंकि ऑक्सीडेशन हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाएगी, क्योंकि यहां ओनली 4 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, एक ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। अगर मान लो गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन तो रिडक्शन हुआ, रिडक्शन करेगा तो रिडक्शन में क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो जाती है। तो यहां अगर मैं बात करूं इसकी रेडॉक्स फॉर्म की, अगर मैं बात करता हूं तो रेडॉक्स फॉर्म में मैं कहूंगा मेरा आयरन एटम जो होता है वो +2 या +3 में स्टेबल होता है। तो ये +3 होगा और ये +2 ऑक्सीडेशन, क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन मान लो इसने गेन कर लिया तो किस में आ जाएगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा। और अगर एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देता है तो इसे किस में चला जाएगा, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑक्सीडाइज फॉर्म बोला जाता है, और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट कॉम्प्लेक्स को रिड्यूस फॉर्म बोला जाएगा, रिड्यूस फॉर्म कहेंगे। ठीक है। अब देखो यहां से हमें पता है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये क्या है, ऑक्टाहाइड्रल है और आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। तो यहां अगर मैं इसके डी इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो मैं कहूंगा यहां डी इलेक्ट्रॉन्स 5 होंगे और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। यहां पर अगर डी इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं ना, सुनिए, यहां क्या होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है। यहां डी इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो D6 इलेक्ट्रॉन होंगे और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। मैंने कहा अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड प्रेजेंट होता है तो आपके पास लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, अगर वीक लिगेंड प्रेजेंट होता है तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होगा। ठीक है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है। तो अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड किसको कहेंगे, मैंने कहा जिसके पास भी पाई बॉन्ड होगा, जैसे आपके पास साइनाइड हो गया, CO हो गया, एल्कीन हो गया, ठीक है ना, इस टाइप से। और अगर मान लो वीक लिगेंड होता है तो ना, और कौन से होते हैं, तो पाई बॉन्ड जिसके पास प्रेजेंट हो, और दूसरे कौन से होने चाहिए, जिसके पास थर्ड पीरियड या उससे नीचे वाले एलिमेंट्स हो, जैसे सल्फर हो गया, ठीक है ना, फास्फोरस हो गया, इस टाइप के एलिमेंट्स से साथ बाइंड हो तो वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड कैटेगरी में आएंगे। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो यहां से इसका कॉम्प्लेक्स CFT डायग्राम बनाए तो हमें पता है इसकी ज्योमेट्री जो है वो ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है। तो ये हमारा क्या होगा, T2G होगा और ये EG होगा। यहां से भी हमारी क्या हो गई कि ये मेरा T2G होगा और ये मेरा EG होगा, T2G और EG। ठीक है, ये T2G होगा, ये EG होगा। यहां से D5 इलेक्ट्रॉन भरना है लो स्पिन में, 1 2 3 4 5। ठीक है, यहां 6 इलेक्ट्रॉन भरना है लो स्पिन, तो ये 1 2 3 1 2 3 और ये 1 2। ठीक है, टोटल कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन लो स्पिन बना दिया। हाई स्पिन होता है तो सभी में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरते और उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट करते। ठीक है, तो यहां एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसलिए इसको क्या कहेंगे, पैरामैग्नेटिक बोला जाएगा।
पैरामैग्नेटिक कहेंगे। और ये आपका यहां क्या है, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसे क्या कहा जाएगा, डायामैग्नेटिक बोला जाएगा। ठीक है, डायामैग्नेट, क्योंकि यहां आपका एक आयरन जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है, वेरी कर रही है, तो वेरी कर रही है तो दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये डायामैग्नेटिक हो जाएगा, ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। ये अगर मेरे पास पैरामैग्नेटिक होता है मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट होता है तो हम क्या कहेंगे, ईएसआर एक्टिव कहेंगे। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है तो ईएसआर इनएक्टिव का नाम देंगे। तो ये भी क्या हो जाएगा, ईएसआर इनएक्टिव, ईएसआर इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, ईएसआर इनएक्टिव कहेंगे। तो ये इसकी रेडॉक्स फॉर्म की कुछ बातें थी कि कौन डायमैग्नेटिक होगा, कौन पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है, अब यहां पर जो साइटोक्रोम होता है इसमें आपसे इलेक्ट्रॉन फ्लो की भी बात कर सकता है। जो साइटोक्रोम होता है उसमें आपसे इलेक्ट्रॉन फ्लो की भी बातें कर सकता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो की अगर बात करता है कि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो हो रहा है वो कहां से कहां तक जाता है, तो यहां जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहूं या इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर की बात करूं, तो वो डिपेंड करता है रिडक्शन पोटेंशियल के ऊपर। रिडक्शन पोटेंशियल का मैंने नाम क्यों लिया, देखो रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ, जिसमें गेन की इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। अगर रिडक्शन पोटेंशियल किसी का ज्यादा है तो उसकी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की पॉसिबिलिटी भी ज्यादा हो जाएगी, टेंडेंसी ज्यादा हो जाएगी। और अगर गेन करने की ज्यादा टेंडेंसी हो जाएगी तो लॉस इजीली नहीं कर पाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो उसका इजीली नहीं हो पाएगा। तो मैं एक तरह से ये कह सकता हूं जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसकी मैं क्या कहूंगा, उसकी इलेक्ट्रॉन फ्लो या इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की रेट क्या होगी, कम होगी। मैंने क्या कहा कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा अब उसकी क्या होगी, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो होगा उसकी रेट या टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा हो जाएगी, तो दूसरे को इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। अब देखो इलेक्ट्रॉन फ्लो की बात कर रहे हैं तो कहां से कहां तक इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, तो सबसे मैंने कहा रिडक्शन पोटेंशियल की डिपेंड करता है। रिडक्शन पोटेंशियल की बात करूं साइटोक्रोम में, तो साइटोक्रोम ए का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है, साइटोक्रोम फिर बी का सी का होता है रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा, उसके बाद जो होता है साइटोक्रोम बी का रिडक्शन पोटेंशियल होता है। और इसका इनवर्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। इसका इनवर्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। तो यहां से अगर मैं इलेक्ट्रॉन के फ्लो की बात करूंगा तो मैं कहूंगा साइटोक्रोम बी का से स्टार्ट होगा, साइटोक्रोम फिर सी के पास, और फिर सबसे लीस्ट जाएगा साइटोक्रोम ए के पास। तो ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा यहां पर। अब देखो साइटोक्रोम बी हुआ, साइटोक्रोम ए हुआ, साइटोक्रोम सी हुआ, ये क्या होते हैं, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम सी, ये है क्या। ठीक है, तो साइटोक्रोम ए किसको कहा जाएगा, जब मेरे पास मैंने कहा पोरफायरिन रिंग होता है और उस पोरफायरिन रिंग के साथ आयरन मेटल होता है, मतलब उसको हम हेम ग्रुप कहते हैं। तो मैंने सबसे पहली क्लास को याद करो, जो पहली क्लास में मैंने टाइप्स ऑफ हेम ग्रुप पढ़ाया था, टाइप्स ऑफ हेम ग्रुप। तो उसमें मैंने कहा था कि जो R1 और R2 है, जो मेरा R1 और R2 है, अगर C30 हो जाता है, C18H30OH अगर होता है, और R2 जो है वो एल्कीन होता है, मेथल इथीन जुड़ा हुआ होता है, तो उसे कहा जाता था हेम ग्रुप ए। और जिसमें हेम ग्रुप ए जुड़ा रहेगा उसी का ही नाम हम क्या लेंगे, यहां साइटोक्रोम ए नाम देंगे। अगर मेरा हेम बी जो होता है वो अगर जुड़ा हुआ होता है तो उसे साइटोक्रोम बी कहेंगे, और जो हेम ग्रुप सी अगर जुड़ा रहता है तो उसे हम साइटोक्रोम सी का नाम देंगे। अब देखो साइटोक्रोम जो बी होगा तो उसमें मैंने कहा था R1 और R2 की जगह क्या जुड़ा रहेगा, इथीन जुड़ा रहता है, और साइटोक्रोम सी में क्या कहा था, सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन जुड़े रहेंगे, तो उसे हेम सी कहा था। हेम सी अगर जिसमें भी होगा तो उसे साइटोक्रोम सी का नाम देंगे, हेम बी जिसमें रहेगा उसे साइटोक्रोम बी का नाम देंगे, हेम ए जिसमें रहेगा उसे हेम ग्रुप साइटोक्रोम ए का नाम देंगे। तो ये उसका इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाएगा, इनवर्सली होता है रिडक्शन पोटेंशियल के। यहां ये क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, अब देखो यहां आपसे एक और छोटा सा इलेक्ट्रॉन का फ्लो की बात कर सकता है। वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होगा, वो होगा आपका साइटोक्रोम बीएफ कॉम्प्लेक्स, बीएफ कॉम्प्लेक्स। जो साइटोक्रोम बीएफ कॉम्प्लेक्स है
ये भी आपसे इसकी मतलब इससे रिलेटेड भी आपसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो की बात कर सकता है। तो ये इसके अंदर अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होता है वो भी आपको ध्यान रखना है भाई। यहां से प्लास्टोसाइनिन से साइटोक्रोम बी में जाता है और साइटोक्रोम बी से यहां साइटोक्रोम बीएफ कॉम्प्लेक्स में जाता है। साइटोक्रोम बी, ये आज का इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। प्लास्टोसाइनिन जो होता है एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का ही टाइप होता है, जो मैंने कहा था ब्लू कॉपर प्रोटीन, उसी का ही एक टाइप होता है। तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने का काम करता है। तो ये भी ध्यान रखना है, साइटोक्रोम बीएफ कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होगा। साइटोक्रोम प्लास्टोसाइनिन से साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम बी से साइटोक्रोम बीएफ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, बताओ इतने में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। ठीक है, तो यहां हम आज यहीं पर ओके। एक मनोज ने क्वेश्चन पूछा था भाई कि जैन 2020 का क्वेश्चन, बताओ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम हो तो भाई फटाफट पूछ सकते हो। ठीक है, मनोज ने क्वेश्चन पूछा था जैन 2020 का, सर उसमें कैसे होगा। तो देखो यहाँ जैन 2020 का जो क्वेश्चन पूछा गया था, इधर ध्यान दो भाई। जैन 2020 का जो क्वेश्चन पूछा गया था वो कहा था कि आपके पास ऑक्जी हीमोग्लोबिन है और ऑक्जी मायोग्लोबिन है। ऑक्जी हीमोग्लोबिन की बात कर रहा था और डीऑक्जी हीमोग्लोबिन, ये दो केसेस दे रखे थे। ठीक है, और इसमें मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ प्लॉट करवा रखा था, ग्राफ जो कर्व था वो ड्रॉ करवा रखा था। ठीक है, तो यहां आपके अगर एक बायो इनऑर्गेनिक पता होने से वो क्वेश्चन आपका सोल्व नहीं होगा। उसके लिए आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी आपको आनी चाहिए, उसका मैग्नेटिज्म पार्ट आपको आना चाहिए कि मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी और टेम्परेचर के बीच में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए, क्योंकि जब मैग्नेटिज्म पढ़ते हैं तो उसमें पैरामैग्नेटिक की बात होती है और डायामैग्नेटिक की बात होती है। तो पैरामैग्नेटिक की अगर बात करूं या डायामैग्नेटिक की अगर बात करता हूं तो यहां हमें सबसे पहला तो यही पता होना चाहिए कि जो ऑक्जी हीमोग्लोबिन और ऑक्जी हीमोग्लोबिन और डीऑक्जी हीमोग्लोबिन है, ये कौन पैरामैग्नेटिक है कौन डायामैग्नेटिक है। तो ये तो आपको इजीली पता है यहां से कि ऑक्जी हीमोग्लोबिन है वो डायामैग्नेटिक है और जो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन है ये क्या है, पैरामैग्नेटिक है। ये क्या है मनोज, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो ये तो हमें पता चल गया। ठीक है, अब आपको यहां से इतना तो ये बायो इनऑर्गेनिक था। अब इससे आगे था कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का जो मैग्नेटिज्म पार्ट आप पढ़ते हो। तो उसमें क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए कि यहां डायामैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी क्या होती है और पैरामैग्नेटिक, इससे रिलेटेड तो वहां आपने क्यूरीज टेम्परेचर लो पढ़ा होगा। क्यूरीज टेम्परेचर लो पढ़ा होगा मैग्नेटिज्म के अंदर। वो क्या होता है कि मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी जो होती है वो C/T के होता है। ये आपने क्यूरीज टेम्परेचर लो पढ़ा होगा। मैग्नेटिक ये XM क्या है, मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी इज टू ये क्या है, C क्या है, क्यूरीज टेम्परेचर। यहाँ क्यूरीज जो कांस्टेंट है और T जो क्या है, टेम्परेचर है। ठीक है, तो ये लो आपने पढ़ा होगा। इसका मतलब आपका यहां से अगर मैं यहां से प्लॉट करवाऊं, वहां जो प्लॉट कर रखे थे चार ऑप्शंस के अंदर, वो किसके अंदर कर रखे थे, मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी टेम्परेचर वर्सेज टेम्परेचर, इसके बीच में आपको प्लॉट करना था ग्राफ। वहां जो ऑप्शंस बना रखे थे इन दो के बीच बना रखे थे। तो इन दो की अगर मैं इसके बनाऊं तो मैं कहूंगा XM टेम्परेचर इक्वल्स टू में C, और C क्या है भाई, कांस्टेंट है। और जब यहां से इसका कांस्टेंट के इक्वल आ रहा है तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं, SMT डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, कांस्टेंट के। तो कांस्टेंट का ग्राफ क्या होता है आपको पता है, कांस्टेंट होता है इस टाइप का ग्राफ आएगा, इस टाइप का ग्राफ आना है। तो वो किसके लिए आएगा, आपके पास पैरामैग्नेटिक के लिए भी आएगा और डायामैग्नेटिक कुछ इस टाइप का। तो यहां पर कुछ इस टाइप का ग्राफ आने वाला है। ठीक है, अब हमें ये पहचानना था कि यहां डायामैग्नेटिक के लिए कौन सा कर्व ठीक होगा और पैरामैग्नेटिक के लिए कौन सा कर्व ठीक होगा। तो आपको मैग्नेटिज्म में थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि आपको यह भी पता होगा कि मैग्नेटिज्म जो होती है, ये मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी होती है, ये XM। अगर मैं पैरामैग्नेटिक की बात करूं तो ये होती है पॉजिटिव वैल्यू होती है,
और अगर डायामैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी की बात करूं, यहां से किसकी बात कर रहा हूं, एक्स एम, पी का मतलब पैरामैग्नेटिक, और यहां मैं लिख रहा हूं डी, डी का मतलब यहां क्या है, डायामैग्नेटिक। ये जो होती है डायामैग्नेटिक के लिए मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी जो होती है वो नेगेटिव होती है। पैरामैग्नेटिक के लिए क्या होती है, वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। डायामैग्नेटिक के लिए क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो इसका मतलब आपको ये तो पता है कि इन दो के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट करना है तो वो कांस्टेंट आने वाला है, कुछ इस टाइप का, ठीक है। पर यहां हमें यह ध्यान रखना है कि जो एक्सम डायामैग्नेटिक के लिए नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा तो जीरो से नीचे आएगा कांस्टेंट, और यहां पैरामैग्नेटिक के लिए पॉजिटिव होगा। तो यहां मैं बना सकता हूं कि मेरे पास अगर ये ओरिजिन जीरो है तो यहां से ये जीरो के नीचे जो होगा ये तो डायामैग्नेटिक के लिए होगा, और पैरामैग्नेटिक के लिए जीरो से ऊपर होगा, क्योंकि इसकी मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी क्या है, पॉजिटिव है। तो ये एक्स एम टी और यहां से किसके बीच में करो था, ये टी के बीच में, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाता है। तो ये किसके लिए था, डायामैग्नेटिक के लिए, और ये किसके लिए, पैरामैग्नेटिक। बस ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए कि यहां कौन सा मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी जो डायामैग्नेटिक के लिए नेगेटिव होती है, पैरामैग्नेटिक के लिए पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो ये आपका कर्व बन जाता है, यहां डैश और इसमें दे रखा था, तो ये आपका कर्व आ जाएगा, ठीक है, जो ए ऑप्शन सी था। ठीक है मनोज, बताओ और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो भाई फटाफट, आज हम यही रोक रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो आज की क्लास जो होगी हमारी हम यही रोक रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम का एक पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, साइटोक्रोम। दो पार्ट बचे हैं, एक तो आयरन सल्फर प्रोटीन और दूसरा ब्लू कॉपर प्रोटीन, ठीक है। ये हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या क्या बचेगा, नाइट्रोजन फिक्शन बचा हुआ है, फोटोसिंथेसिस, छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं उसके बाद, तो नाइट्रोजन फिक्शन, फोटोसिंथेसिस, है ना, सोडियम पोटेशियम पंप, और क्या आइनोफोर्स बच गया, मेटल इन मेडिसिन, टॉक्सिसिटी ऑफ मेटल्स। तो सारे छोटे छोटे टॉपिक हैं, इजीली कवर कर लेंगे, ठीक है। तो बताओ मनोज, समझ में आ गया क्या, ये क्वेश्चन था। तो इसमें ये जो जैम 2020 का क्वेश्चन है भैया, जो आपका कल आंसर शीट रिलीज हुई थी, तो जैम 2020 का क्वेश्चन है। ये आपका एक चीज से, बायो इनऑर्गेनिक से ही काम नहीं चलने वाला था, उसके साथ आपको मैग्नेटिज्म पार्ट भी आना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है, तब तक के लिए बाय, ठीक है।